वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ये आपका साइंस का पार्ट 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रोवाइड करा देता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद सब्जेक्टिव करा दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न रिपीट होता है, इसलिए आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला सवाल है आप लोग गेस करते चलिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए में चार्ल्स डार्विन है, बी में लैमार्क है, सी में अरस्तू है और डी में लिनियस है। तो गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, पूछा हुआ सवाल है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? क्लोरीन की संयोजकता क्या होगा? तो जो सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्रेंड्स क्लोरीन के जो बाहरी कक्षा में कितना 7 इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स, तो इसको ऑक्टेन पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? तो 1 की जरूरत होती है, इसलिए इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि वायुमंडल में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, कितना प्रतिशत है जो आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है फ्रेंड्स? तो इसका गेस करें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 0.03% है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन है लगभग 21% है, जो लगभग एक ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, और 78% है जो क्या है? नाइट्रोजन है। ये भी याद रखिएगा। तो 78% नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो सवाल पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर है 0.03%। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करें। तो सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। CaCO3 है जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपका है फ्रेंड्स कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होगा। गेस करें फ्रेंड्स। तो कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः कितना होगा फ्रेंड्स? तो इतना तो निश्चित है फ्रेंड्स कि वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो अम्लीय होगा तो कब होगा? यानी 7 से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि अगर कोई भी विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब वो क्या होगा? उसका pH मान 7 से कम होगा, यानी वो अम्लीय होगा, तभी ऐसा कर पाएगा। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है आपका फ्रेंड्स कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब यहाँ होगा, ठीक है, प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो दांत के डॉक्टर के पास जाते होंगे तो जो दर्पण यूज करता है वो अवतल दर्पण यूज करता है, यानी सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 है कि अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी होता है कि अपसारी होता है, या अपसारी या अभिसारी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 आपका है फ्रेंड्स कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 8 का गेस करें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी जो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, सर्च लाइट, ठीक है, जो खोजने वाली लाइट होता है, सर्च मीन्स क्या होता है? खोजना। तो खोजने वाली जो लाइट होता है फ्रेंड्स, उसका जो प्रवर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए मीटर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप साइंस का फ्रेंड्स आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइएगा फ्रेंड्स। तो वो मेरा वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जा करके आप आराम से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 9 क्या था फ्रेंड्स कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करें। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा?
तो देखिए मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है फ्रेंड्स कि ओजोन परत पाई जाती, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओजोन परत का आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, तो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, याद रखिएगा, समताप मंडल। क्या होता है, समताप मंडल। तो आपका जो ओजोन परत पाई जाता है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है, तो उसी का अंग्रेजी है स्ट्रेटोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के मतलब होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है जो सबसे पृथ्वी के पहली परत है फ्रेंड्स, जहाँ जो मौसम संबंधी जितना भी घटनाएं होते हैं, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, सभी है जो आपको ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बारिश जो होता है फ्रेंड्स, वो ये सब घटनाएं किस मंडल में होता है, तो आपका क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में होता है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 आपका है फ्रेंड्स कि दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण नहीं पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मौसम का बदलना है जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। जबकि खाना पकाते हैं फ्रेंड्स तो उसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है। फल और सब्जियों जो सड़ जाता है फ्रेंड्स उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और लोहे पर जंग लगता है फ्रेंड्स, वो भी रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो मौसम जो बदलता है इसमें रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, मौसम का बदलना नहीं है। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाए। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है, तो सवाल नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए में देखिए फ्रेंड्स कि गैस का विकास है, दूसरा में रंग का बदलना, और तीसरा में ताप में परिवर्तन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ गैस का निकास होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ गैस का निकास हो गया, दूसरा में रंग का बदलना, ताप में परिवर्तन, सभी से किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें कि हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन, इस रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या उत्पाद तैयार होगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी में ऑक्सीजन हाइड्राइड, और सी में पानी, डी में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि जल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें मिक्स है फ्रेंड्स, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 फ्रेंड्स, जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे हम परावर्तन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लें, इसका परिभाषा लिखा हुआ परावर्तन का फ्रेंड्स कि जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कहते हैं। सवाल नंबर 16 को देखें कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है कैसे फ्रेंड्स, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, न कि आपका टेढ़े मेढ़े रेखा में। तो सवाल नंबर जो आपका 16 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि सामान्य आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है। डायोप्टर में पूछा जाता है फ्रेंड्स। आज देखिएगा कि जो लेंस की क्षमता है किस में मापा जाता है, तो डायोप्टर में मापा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो समान आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना डायोप्टर होता है, तो सवाल नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डायोप्टर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि देखने की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो आपको 25 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स, ये भी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 18 को देखें, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, पहले भी मैं बता चुका हूं, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। परितारिका है जो उसको नियंत्रित करता है। कौन? परितारिका। परितारिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आइरिस। कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे आइरिस भी लिखा रहेगा फ्रेंड्स, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में आइरिस कहा जाता है किसको? परितारिका को। तो याद रखिएगा कहीं कहीं पे आपको परितारिका की जगह पे आइरिस भी दिया रहेगा। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि तारे की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? जो तारे टिमटिमाते हैं आकाश में फ्रेंड्स, तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे आधारित है? तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पे है। ठीक है, यानी तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के सिद्धांत पे। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष में? तो सवाल नंबर 20 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र का समंजन क्षमता कम हो जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष होता है। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 है, इंद्रधनुष का बनना इस परिघटना पर आधारित है। आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स कि आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है तो कौन सा परिघटना पे आधारित है? तो सवाल नंबर जो 22 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंद्रधनुष का बनना इस परिघटना पे आधारित है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल एक बार फिर से सुने कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, कोई अंधेला रूम होगा फ्रेंड्स, उसमें देखिएगा कोई जो छोटा छोटा छिद्र होता है, उससे देखिए सूर्य के प्रकाश जो आता है फ्रेंड्स वहाँ पर, तो देखिएगा उसमें धूल का कण है जो क्या होता है? तैरते रहता है। वही है जो टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। सवाल नंबर 24 को देखें कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि R बराबर V/I। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए R बराबर क्या होता है? V/I। चलिए सवाल नंबर 25 जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए में पेट्रोल, बी में कोयला, सी में डीजल और डी में सौर ऊर्जा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पेट्रोल, कोयला, डीजल ये सभी है जो फ्रेंड्स अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, जबकि सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 25 प्रश्न था फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ था। अर्थात आपको जो पिछले 10-15 साल में जो मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था वही सब का संग्रह था फ्रेंड्स। तो ये सब एक बार जरूर देख ले। अभी मैं आपको वही करा रहा हूँ, सोशल साइंस का और साइंस का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, और साइड से आपका मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट हिंदी और संस्कृत का प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको मैं सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।